मैं हेमंत जैन यहाँ पे बात कर रहा हूँ राजस्थान जेईएन की ऑनलाइन क्लासेस की। इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं या इसी तरह के किसी भी स्टेट की जेईएन या पीएससी में आ सकते हैं। ठीक है, आज हमारे पास ये क्लास 12 है। इससे पहले क्लास 11 तक मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस बना के प्रोवाइड करा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो देखकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 12 के अंदर हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की ये लास्ट क्लास है और इसी क्लास के साथ हमारे दो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, एक सर्वेइंग और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। आज क्लास 12 के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के जिन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स है। एक है टॉर्शन इन शाफ्ट। टॉर्शन के ऊपर 100% क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। आजकल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, इनफैक्ट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एक स्मॉल टॉपिक है स्प्रिंग्स का, देन शियर सेंटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने के चांसेस है आप लोगों के लिए मैं आपको यहाँ पे आज शेयर करूंगा। एक बार मैं आपके साथ इसका डिटेल सिलेबस पहले शेयर कर लेता हूँ कि इनकी जो थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूले के लिए आपको इन चारों टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। तो ये है बेसिक अजम्पशंस इन ड्राइविंग टॉर्शन फॉर्मूला। देन टॉर्शन फॉर्मूला आपको याद रखना है। देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ शाफ्ट आपको ध्यान रखने हैं, दो अलग अलग तरह के फॉर्मूले उसमें। टॉर्शन फॉर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी लेंगे। अगर दोनों एंड फ्रीज है तो हम उसको किस तरह से डील करेंगे टॉर्शन के केस में। देन टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी, टॉर्शनल रिजिडिटी एंड टॉर्शनल स्टिफनेस। ठीक है, और टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। देन पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट प्रॉपर्टी। देखिए यहां तक जो बात हो गई है, यहां हम टॉर्शन इन शाफ्ट की बात कर रहे हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे कंबाइंड स्ट्रेसेस की, जिसमें टॉर्शन और बेंडिंग को हमने कंबाइन कर दिया, यानी क्लब कर दिया। तो उसमें दो टॉपिक है, एक है स्ट्रेस ट्रेजेक्ट्री, दूसरा इक्विवेलेंट टॉर्क एंड बेंडिंग मोमेंट। इनकी इक्वेशन और फॉर्मूले वो आपको ध्यान रखने हैं। देन उसके बाद आते हैं हम स्प्रिंग पे। तो स्प्रिंग को हमको पढ़ना है कि स्प्रिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। देन फंक्शनिंग ऑफ स्प्रिंग क्या है। देन क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग जो बेसिकली टॉर्शनल मोमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एक्सियल डिफ्लेक्शन, स्ट्रेन एनर्जी, स्टिफनेस एंड प्रूफ लोड, ये कुछ जो सब डेफिनेशन है इनके छोटे छोटे फॉर्मूले वो ध्यान रखने हैं। देन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स हमको पढ़ना है। लीफ और लैमिनेटेड स्प्रिंग जो बेसिकली बेंडिंग मोमेंट के ऊपर डिपेंड करती है उसके बारे में हमको पढ़ना है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला भी पढ़ना है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है उसमें एंड स्टिफनेस का। देन सेंट्रॉइड, अगला टॉपिक आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के बारे में हमको पढ़ना है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के सेंट्रॉइड हमको पता होने चाहिए कि उनके फॉर्मूले क्या है। देन मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो दोनों थ्योरम है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर थ्योरम, वो हमको पता होनी चाहिए। उसको कैसे अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे भी। देन लास्ट टॉपिक है शियर सेंटर एंड इट्स लोकेशन। तो अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए कुछ शियर सेंटर है, कुछ एक बेसिक फॉर्मूला है और कुछ जो सेक्शन वाइज फॉर्मूले है वो आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज आती है कि भाई ये सारे टॉपिक्स तो हो गए, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो मैं अब वो क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूं। ठीक है, आज करीब हम 18-19 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो वो क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ L लेंथ एंड R रेडियस वुड बी। ये चार आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, इन चारों ऑप्शन के अंदर R तो रेडियस है, L लेंथ हमको ऊपर क्वेश्चन में बता दिया, और G जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस है। ओके, तो इसके लिए आपको जो टॉर्शन की बेसिक इक्वेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक इक्वेशन क्या है, T अपॉन IP इक्वल टू टॉ अपॉन R इक्वल टू G थीटा अपॉन L। देखिए T तो यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट हो गया यानी टॉर्शन हो गया, IP हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, टॉ जो है शियर स्ट्रेस हो गया, R डिस्टेंस हो गई है सेंटर से, G शियर मॉडुलस है, थीटा ट्विस्टिंग एंगल है और L लेंथ है। ठीक है ना, जो भी मेंबर है उसकी लेंथ है। तो जो टॉर्शनल स्टिफनेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो टॉर्शनल स्टिफनेस होती है K इक्वल टू T अपॉन थीटा। थीटा क्या एंगल ऑफ ट्विस्ट है मैंने बताया। अब यहां से T अपॉन थीटा इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम थीटा T अपॉन थीटा की वैल्यू जब देखेंगे तो G इंटू IP अपॉन L हो जाएगा। इस वैल्यू को रख दिए। IP जो है, अगर हम यहाँ पे सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट की बात कर रहे हैं तो IP का फॉर्मूला होता है पाई डी क्यूब बाई 32।
ठीक है ना। और d इक्वल टू 2 पाई डी 4, सॉरी पाई डी 4, d इक्वल टू 2r हमको पता है, d डायमीटर है और r जो है रेडियस है। इस चीज को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बचेगा पाई r टू द पावर 4 अपॉन 2, पाई r टू द पावर 4 अपॉन 2, राइट। तो ये चीज मैंने यहाँ पे रख दी है। इसके रखने के बाद ये हमारे पास स्टिफनेस का फॉर्मूला आ गया। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें करेक्ट आंसर बन गया हमारा ए ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट रोटेटिंग एट 180 आरपीएम। तो ये एन दे दिया आपको रोटेशन पर मिनट में, मतलब जो शाफ्ट मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, वो 180 की स्पीड से कर रही है। एंड इट इज सब्जेक्टेड टू एन एवरेज टॉर्क ऑफ 4500 न्यूटन मीटर। ये टी की वैल्यू दे दी, यानी कैपिटल टी। टॉर्क की जो यूनिट होती है वो न्यूटन इंटू मीटर होती है, राइट। एंड यूज टू ट्रांसमिट पावर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट इज, फ्रीक्वेंसी पूछा। देखिए जो पावर होती है जब टॉर्शन का केस होता है तो हम क्या लिखते हैं, 2 पाई एफ टी लिखते हैं। जहां पे जो एफ है वो फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 पाई एन, सॉरी कैपिटल टी, 2 पाई एन टी, ये कैपिटल टी है, अपॉन 60। तो एन अपॉन 60 जो बना बेसिकली वो क्या बना, एफ, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। तो सिंपली अगर आपको फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में निकालनी है तो एन की वैल्यू 180 आरपीएम रखेंगे डिवाइडेड बाई 60, तो हमारे पास कितना आ गया, 3 हर्ट्स हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए एफ इक्वल टू एन बाई 60, एन इक्वल टू 180 दे रखा है, तो 3 हर्ट्स हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। A steel bar of 20 mm diameter and 500 mm length fails at a torque of 942 Newton meter। ठीक है, ये कैपिटल टी दे दिया आपको। The modulus of rupture of this steel in torsion is, देखिए मॉडुलस ऑफ रप्चर नॉर्मली हम टॉर्शन के केस में टर्म यूज नहीं करते, लेकिन मॉडुलस ऑफ रप्चर का मतलब क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ रप्चर इन टॉर्शन इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट फेलियर। हैंस मॉडुलस ऑफ रप्चर के जो आपको टॉर्शन का फॉर्मूला है वो हमको पता है टी अपॉन आई पी इक्वल टू, अगर 2 स्टेप हम उसके यूज कर ले तो टॉ अपॉन आर। तो यहाँ पे जो टॉ है जिसको हम शियर स्ट्रेस बोल रहे हैं, तो टॉ इक्वल टू टी इंटू आर अपॉन आई पी हो गया। आई पी इक्वल टू मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 2, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2t अपॉन पाई आर क्यूब, राइट। टी की वैल्यू 942 न्यूटन इंटू मीटर दे रखा था, न्यूटन इंटू एमएम में कन्वर्ट कर लिया था। टी इक्वल टू क्या आ गया, 942 इंटू 10⁻3, क्योंकि 1 मीटर बराबर 1000 एमएम हो गया, तो न्यूटन इंटू एमएम हो गया। और पाई हमारे पास पाई की 3.14 है, और आर कितना दे रखा है यहाँ पे 20 mm का डायमीटर दे रखा है, तो आर इक्वल टू 10 हो गया। ये वैल्यूज रख दी। देखिए अच्छी बात यह है क्वेश्चन के अंदर आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। कैसे बताता हूं, जो 3.14 होता है यानी जो पाई की वैल्यू है, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है यहाँ पर 9.42। आप समझ रहे मेरा मतलब। तो हम इसको पाई से डायरेक्टली हम इसको कट कर सकते हैं, तो हमारे पास 300 वैल्यू आ जाएगी सीधा, और 300 इंटू 2 यानी 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस आ गया हमारे पास, राइट। तो करेक्ट आंसर बन गया हमारे पास डी ऑप्शन। तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। कैलकुलेशन नॉर्मली जिस लेवल के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं उसमें कैलकुलेशन में कुछ इस तरह के फिगर्स दिए होते हैं कि वो आपस में एडजस्ट हो सकते हैं, या ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन होता है कि वो इजीली मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है। इसलिए फिगर से मत घबराइए। देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 4 है अंडर प्योर टॉर्शन, अंडर प्योर टॉर्शन द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू। देखिए मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन होता है ई मैक्स, ठीक है, ई एक्स यानी एक्स डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेन प्लस वाई डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेन, ठीक है। अगर इसको मैक्सिमम की बात कर रहा है, अगर मिनिमम होता तो यहां साइन माइनस हो जाता है प्लस की जगह, ये हमने कर दिया। देन प्लस ये, सॉरी ये माइनस है, ठीक है, ई एक्स माइनस ई वाई है, प्लस गामा एक्स वाई अपॉन 2। गामा एक्स वाई क्या है यहाँ पे, शियर स्ट्रेन है। तो ई एक्स इक्वल टू ई वाई इक्वल टू 0 बोल रहा है प्योर टॉर्शन के केस के अंदर, यही होता है। सारी वैल्यूज रख दी हमने, तो यहाँ पे ई मैक्स की वैल्यू आ गई गामा एक्स वाई अपॉन 2, यानी जो हाफ इंटू शियर स्ट्रेन हो जाएगा, यानी 0.5 इंटू शियर स्ट्रेन। तो करेक्ट आंसर बन गया सी ऑप्शन। ओके, दिस इज माइनस। जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते हैं ऐसे ही स्ट्रेन निकाल सकते हैं, तो ई एक्स माइनस ई वाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आ गया 0.5 इंटू शियर स्ट्रेन, सी ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। ए टॉर्शनल शाफ्ट ए बी ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये इस तरीके से है, ठीक है। इस शाफ्ट इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, तो ये दोनों एंड पे फिक्स है, ठीक है, ए बी।
subject to a torque of 60 न्यूटन मीटर at point C 2.5 मीटर from E। यहां पे आपके पास ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है T जिसकी वैल्यू 60 है और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये 2.5 मीटर दे रखी है। तो चूंकि पूरी डिस्टेंस 6 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितनी बची है हमारे पास 3.5 मीटर। ओके, देन टॉर्क ट्रांसमिटेड टू एंड ए वुड बी। देखिए ये जो केस है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का केस है। दिस इज ए केस ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। इन दिस केस टॉर्क ट्रांसमिटेड टू एंड ए एंड बी आर। ए और बी के ऊपर टॉर्क क्या होगा, टी ए इक्वल टू टी बी अपॉन ए प्लस बी और टी ए अपॉन ए प्लस बी। ए जो डिस्टेंस है जो 3.5 है ये सी पॉइंट है, ठीक है, जिस पर टॉर्क लगा हुआ है, ये ए है और बी की डिस्टेंस जो है 2.5 है। तो ए इक्वल टू ए सी इक्वल टू 3.5 मीटर, बी इक्वल टू दिस। तो हमको ए के ऊपर टॉर्क कितना होगा, कितना ट्रांसमिट होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो 60 इंटू 2.5 अपॉन सारी वैल्यूज रख दी, 25 आ गया। और बी के ऊपर कितना होगा, 60 माइनस 25 यानी 35 न्यूटन मीटर बी के ऊपर होगा। तो हमसे क्वेश्चन में ए के ऊपर पूछा है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 6, इफ द डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्क अलोन राइट इज ट्रिपल्ड, यानी डायमीटर को हम ट्रिपल कर देते हैं, देन द हॉर्स पावर पी कैन बी इंक्रीज टू। देखिए मैंने पहले भी बताया पी पावर जो है 2πft होता है, यानी पी इज प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, ठीक है। और टी इक्वल टू जेड टॉ इंटू जेड पी होता है। जेड पी क्या है, पोलर सेक्शनल मॉडुलस है, ठीक है, पोलर सेक्शनल मॉडुलस। मतलब जो आपका आईपी आया है दिस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिस्टेंस यानी वाई मैक्स, ठीक है। और हमारे केस में पाई डी क्यूब बाई 32 आया था, सर्कुलर के केस में तो यहाँ पे पाई डी क्यूब बाई 16 हो जाएगा। डी बाई 2 से पाई एक्चुअली क्या था, आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे जेड पी इक्वल टू आई पी अपॉन डी बाई 2, ठीक है। आईपी कितना है, पाई डी 4 बाई 64 अपॉन डी बाई 2। ओके, ये आईपी 32 है राइट, 32, तो ये आ जाएगा 16 पाई डी क्यूब बाई 16 आ जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि जेड पी इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब हो गया, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब हो गया। अब ये कह रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने क्या निकाला, इट मींस पावर जो है डी क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अब ये कह रहा है कि जो डायमीटर है उसको ट्रिपल कर देते यानी 3 गुना कर देते, तो पावर कितना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगी, 3 की पावर 3 यानी 27। तो करेक्ट आंसर हो गया 27 बी ऑप्शन, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, नॉर्मल जो सेक्शन मॉडुलस होता है वो आई अपॉन वाई मैक्स होता है राइट। और उस केस में अगर सर्कुलर का केस था तो ये क्या होता, पाई डी 4 बाई 64 होता राइट। जबकि हम जो इसकी बात करेंगे पोलर मोमेंट की, वो पाई डी 4 बाई 32 होता है, ठीक है। इसको फिर अगेन डी बाई 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पाई डी क्यूब बाई, यहाँ पे फॉर्मूला आता 32 नॉर्मल सेक्शन मॉडुलस की। जबकि पोलर सेक्शन मॉडुलस की बात करेंगे तो फॉर्मूला आएगा पाई डी क्यूब बाई 16, ठीक है। ये डिफरेंस ध्यान रखना है क्योंकि पोलर जो सेक्शन मॉडुलस है या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है वो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जब क्वेश्चन लेंगे तो वहां पे एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करते हैं, तब हमारे पास आई जेड जेड आता है। हम यही करते हैं ना, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। और आई एक्स क्या है, पाई डी 4 बाई 64 प्लस पाई डी 4 बाई 64, तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई डी 4 बाई 32। इसलिए हमने इसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आई जेड है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरीके का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ए लॉन्ग शाफ्ट सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी वुड बी, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी तो आपने सुना है, बट ये पूछा स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी वुड बी, कंसिडर ऑल यूनिवर्सल यूनिट। और जी जो है यहाँ पे शियर मॉडुलस है। देखिए स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाई यू, स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाई वी यानी वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। देखिए स्ट्रेन एनर्जी फॉर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्शन इक्वल टू टॉम एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वी, यहाँ पे वी वॉल्यूम है तो यू अपॉन वी जो होगा उसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। तो ये हमारे पास क्या बचा, टॉम एक्स स्क्वायर अपॉन 4g, टॉम एक्स की वैल्यू आपको 2 दे रखी है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 यानी 1 बाई जी, करेक्ट आंसर आ गया सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 8, a solid circular shaft is required to carry a torque of 40 kilonewton meter and a bending moment of 30 kilonewton meter, ठीक है। दोनों तरह के हमको यहाँ पे मोमेंट दे दिए, टॉर्शनल भी दे दिया, बेंडिंग भी दे दिया। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर द डायमीटर ऑफ शाफ्ट वुड बी, ओके, कंबाइंड स्ट्रेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अज्यूम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3.14 विद यील्ड स्ट्रेस ऑफ 320 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
फाइन। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर क्या होता है, जो भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, इट इज लेस देन इक्वल टू Fy/2 ऑफ कैपिटल एफ। कैपिटल एफ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है इन दिस केस वो कितना होता है, 16 TE/d³। TE जो यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट टॉर्शनल मोमेंट है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट टॉर्शनल मोमेंट कैसे निकालेंगे वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। T = √T² + m² करेंगे, क्योंकि कंबाइंड स्ट्रेस का केस है। अगर यहाँ पे हम बोलते कि बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग मोमेंट 0 है तो ये प्योर टॉर्शनल मोमेंट हो जाता, ठीक है। तो बट यहाँ पे कंबाइंड है, क्योंकि एक 40 वैल्यू दे रखी है, एक 30 दे रखी है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला गया 16 TE/πd³, राइट। Fy 320 दे रखा है, 2 × 3.14। तो पाई और ये 3.14 तो ऐसे कैंसिल हो गया, और ये जब इसे काटेंगे तो 160 आएगा। तो TE/d³ लेस देन इक्वल टू 110 आ गया, ठीक है। T इक्विवेलेंट जो टॉर्शनल मोमेंट निकालेंगे T² + m² से निकालेंगे। T आपको 40 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, तो ये 50 आ गया, यानी 50 × 10⁻6 न्यूटन × mm आ गया, क्योंकि हमको आंसर जो ऑप्शन दे रखा है वो D का वो mm में दे रखा है, ठीक। तो इक्वेशन 1 में हमने T की वैल्यू रख दी, तो 15 × 10⁻6, तो एक 10 तो कट गया, तो d³ जो आया, ठीक है, d³ यहां पे पहुंच गया आपके पास। तो d³ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5⁻1/3 और इंटू 100, क्योंकि 5 × 10⁻6 बचा, ठीक है ना। ये हमारे पास इक्वेशन बची, d³। 3 हटाएंगे तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 10⁻2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 5⁻1/3 हो जाएगा। तो 5⁻1/3 इंटू 100, जो d की वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, वो ये होगी डायमीटर की, 5 × 1/3 इंटू 100, यानी इस d की वैल्यू इससे ज्यादा ही होगी या इसके बराबर होगी। तो हमारे पास ऑप्शन बन गया ये ए ऑप्शन, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया, यानी 5 ये वाला 5⁻1/3 इंटू 100 mm। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। ए सेक्शन ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट विद डायमीटर d इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट m एंड टॉर्क T, ठीक है। T = 4m/3 हमको रिलेशनशिप दे रखा है। देन द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द सेक्शन वुड बी। ये ऑप्शन हमको दे रखे हैं। देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, 16 फॉर कंबाइंड एक्शन ऑफ बेंडिंग एंड टॉर्शन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस = 16/πd³ m + √m² + t²। अगर ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करता है तो यहाँ पे m प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे T की वैल्यू 4m/3 रखी है, तो हमने 4m/3 रख दिया, तो ये 16/9 हो गया, तो 25/9 आ गया। तो 25/9 को जब रूट में से निकालेंगे तो 5/3 m आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 16 और 3 नीचे आ जाएगा, यानी 128 m/3πd³। तो ऑप्शन बन गया डी, ओके। क्वेश्चन 10 है, लीफ स्प्रिंग्स आर सब्जेक्टेड टू टॉर्शनल मोमेंट ओनली, बेंडिंग मोमेंट ओनली, शियर स्ट्रेस ओनली, बोथ टॉर्शनल एंड बेंडिंग मोमेंट। देखिए जो लीफ स्प्रिंग है या लैमिनेटेड स्प्रिंग है वो प्योरली बेंडिंग में होती है, यानी बेंडिंग मोमेंट ओनली। और जो हेलिकल स्प्रिंग है, चाहे क्लोज है चाहे ओपन है, वो प्योरली टॉर्शनल मोमेंट को सब्जेक्ट करेंगी। तो करेक्ट आंसर लीफ स्प्रिंग के केस में बी ऑप्शन हो गया, बी। लीफ स्प्रिंग्स और लैमिनेटेड स्प्रिंग्स आर कॉल्ड बेंडिंग स्प्रिंग्स सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली, फाइन। Further, closed coil helical springs are known as torsional springs subjected to torsional moment only. Done? Next question है question 11. A leaf spring is 0.8 meter long, consists of 12 plates. Each of them is 65 mm wide and 6 mm thick. It is supported at its end. If the greatest bending stress is not exceed by 180 MPa, देन मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल लोड दैट कैन बी अप्लाइड टू द स्प्रिंग वुड बी। देखिए इस सारी लंबी चौड़ी कहानी का जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमारे पास जब हम लीफ स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं। एक होता है जब बेंडिंग स्ट्रेस का केस है, एक होता है जबकि डिफ्लेक्शन का केस है। जबकि बेंडिंग, देखिए फॉर लीफ स्प्रिंग लोडेड सेंट्रली द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन ईच प्लेट इक्वल टू, ये होगा फॉर्मूला। लेकिन यही अगर हम बात करेंगे डिफ्लेक्शन की, तो उस केस में डिफ्लेक्शन = 3/8 WL ENBT³ लिखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम बात नहीं कर रहे, बट वो फॉर्मूला ये होता है। तो जब बेंडिंग स्ट्रेस की बात करते हैं हमारा ये फॉर्मूला है, सिग्मा जो मैक्स की वैल्यू दे रखी है वो 180 MPa यानी 180 Nm/mm² हो गया। ये हमने रख दिया 3/2 W, हमको फाइंड आउट करना है सेंट्रल लोड। L को हमने mm में कन्वर्ट कर दिया, 0.8 मीटर इंटू 1000 mm होगा, ठीक है ना, 1000 से मल्टीप्लाई होगा ये।
डिवाइडेड बाई 12 इंटू 65। 12 जो हमारे पास है वो n है, 12 प्लेट्स है, 65 mm विड्थ है और 6 mm जो है उसकी थिकनेस है, तो 6 mm का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, जब इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इट इज W की जो वैल्यू आएगी इट इज 4212 न्यूटन। करेक्ट, 4242 न्यूटन W की वैल्यू हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर बन गया हमारे पास सी ऑप्शन। तो हमको इस पूरे केस के अंदर हमको बेंडिंग स्ट्रेस वाला फॉर्मूला लगाना है, डिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूले पे नहीं जाना है। अगर बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर ना करके डिफ्लेक्शन दिया होता हमको तो हम लगाते 3/8 WL/EN/BT3। ओके, क्वेश्चन 12 है, ए क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग हैज 100 mm मीन डायमीटर एंड is made of 30 tons of 10 mm diameter steel wire. The spring carry an axial load of 150 Newton. Modulus of rigidity is 84 MPa, यानी G की वैल्यू है। Modulus of rigidity का मतलब कैपिटल G, shear modulus. The shearing stress in Newton per mm square developing in the spring is, देखिए shearing stress in the spring equal to 60 PR upon pi d cube। यहाँ पे 16 रख दिया, P जो आपको दे रखा है 150 न्यूटन दे रखा है, तो क्योंकि shear force होता है, P मतलब क्या है यहाँ पे shear force, तो ये हमको 150 न्यूटन दे रखा है, ये हमने रख दिया। R जो है वो रेडियस है, तो इसकी जो मीन डायमीटर है 100 mm है, तो इसका रेडियस 100/2 हो गया अपन पाई डी क्यूब। D जो है बेसिकली डायमीटर ऑफ स्टील वायर है, वो कितना है 10 mm है, ये हमको 10 दे रखा है, ये यहाँ रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 120/पाई, तो ऑप्शन कुछ नहीं दे रखा हमको, तो इसलिए नन ऑफ अबव यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ 5 स्प्रिंग्स ईच ऑफ विच हैज इंडिविजुअल स्टिफनेस ऑफ 5 किलोन्यूटन पर मीटर इज अरेंज्ड इन 2 पैटर्न। 2 पैटर्न में अरेंज है 5 स्प्रिंग का ग्रुप। ठीक है ना, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट स्टिफनेस व्हेन ऑल स्प्रिंग्स आर अरेंज्ड इन सीरीज टू ऑल आर अरेंज्ड इन पैरेलल वुड बी, मतलब ऐसे एक स्प्रिंग हो गई, फिर दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई, ऐसे 5 स्प्रिंग है। दूसरा केस ये है कि एक स्प्रिंग ऐसे है, फिर दूसरी ऐसे, फिर तीसरी ऐसे, स्टिफनेस सबके बराबर है, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। जब स्प्रिंग सीरीज में होती है तो जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस होती है वो कैसे निकालते हैं, 1/KES, ES मतलब सीरीज, E फॉर इक्विवेलेंट, S फॉर सीरीज, सबकी 1/K प्लस 1/K प्लस 1/K। K की वैल्यू 5 दे रखी है, हमने अभी वो वैल्यू रखी नहीं है क्योंकि उसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो यहां से K इक्विवेलेंट जो रहेगी सीरीज में K/5 आ जाएगी। जब पैरेलल की बात करते हैं तो सारे जितने भी स्टिफनेस है सारे इंडिविजुअल स्प्रिंग्स की उनको ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर दिया हमने 3 और 2 5 यानी 5 किए, तो EP का मतलब हो गया इक्विवेलेंट स्टिफनेस इन पैरेलल सिस्टम। तो KES/KEP कितना हो जाएगा 1/25 यानी 1/25 का मतलब कितना हो गया 0.04। तो करेक्ट ऑप्शन बन गया ए ऑप्शन। ठीक है, now question 14, the product of inertia about the principal axis is always it is 0। ठीक है, एक्चुअली क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस इज 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। एक भी प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्रिकल है तो उसके रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा वो ऑलवेज 0 होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के केस में ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, द सेंट्रॉइड ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज दैट ज्योमेट्रिक सेंटर, पॉइंट अबाउट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0, पॉइंट अबाउट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0, मोमेंट ऑफ एरिया इज 0, ओके, एंड न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज, point about which moment of area is 0. The centroid of a cross section of a body is the point where the whole area of the cross section can be assumed to be concentrated। ऐसे निकालते हैं ना हम सेंट्रॉइड। अगर एक इस तरह का हमको रेक्टेंगल दे रखा है, उसके ऊपर एक छोटा रेक्टेंगल है, हमको पूछे इस पूरे सिस्टम का सेंट्रॉइड क्या होगा, तो हम इसका एरिया यूज करते हैं, इसका एरिया यूज करते हैं, और यहां से न्यूट्रल एक्सिस से या बॉटम से इसकी हाइट लेते हैं दोनों की, इंडिविजुअली दोनों का क्या करते हैं हम वेटेज मीन निकालते हैं, वही हमारा सेंट्रॉइड हो जाता है यहां से। ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, बेसिकली मोमेंट ऑफ एरिया इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देन इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं इस एग्जाम के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज 0.8 I। ठीक है, ये सर्कुलर है, ये डाय है। ठीक है, इसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में जो कि सेंटर से पास होता है डायमीटर 0.8 I है। Its moment of inertia about an axis perpendicular to its plane
एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स रिम, रिम का मतलब इसकी पेरिफेरी वुड बी। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस डायमीटर क्या होता है, पाई डी 4/64 होता है। पहले ही बता चुका हूं सर्कुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई डी 4/64 होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। इसकी वैल्यू इन्होंने 0.8 दे दी है। जो जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो इन दोनों का समेशन हो जाएगा, यानी आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो कितना ये 0.8 प्लस 0.8 यानी 1.6 हो गया। नाउ यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो किसी भी जो आपको बोल रहा है कि पेरीफेरी से या रिम से जो एक्सिस जा रही है उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, लेट्स से इट इज आई ए ए इक्वल टू आई जेड जेड प्लस एरिया ऑफ जो भी क्रॉस सेक्शन है यानी सर्किल मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो a इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, x कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, रेडियस के बराबर, रेडियस के बराबर मतलब d/2, तो ये मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। एरिया कितना है सर्किल का, पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो पाई डी 4/16 आ गया। तो पाई डी 4/16 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 0.8i यानी 3.2i, तो इसको ऐड कर दिया यानी 4.8i। देखिए 0.8i ये, तो पाई डी 4/16 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0.8 यानी 3.2i, तो मैंने वहां उसकी वैल्यू रख दी, तो हमारे पास आ गया 4.8i। तो करेक्ट आंसर बन गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द shear center of standard rolled channel section is at the center of gravity of the section, on the middle line and away from center of gravity but within flange width, on the horizontal line passing through and away from center of gravity beyond the web, none of above। सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए चैनल सेक्शन है, इस तरह का चैनल सेक्शन है, जो जब हम बात करते हैं shear सेंटर की, तो shear सेंटर क्या होता है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है यहां पे shear सेंटर है, ठीक है ना, ई डिस्टेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या हुआ, जो वेब है उससे डिस्टेंस के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो कहीं यहां कहीं होगी, ठीक है ना, एंड बियॉन्ड द वेब है। तो ये आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। shear सेंटर ऑलवेज लाई ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जो यहां दिखा रखी है। लास्ट क्वेश्चन है आज का 18 नंबर, फॉर सेमी सर्कुलर सेक्शन shear सेंटर हैज मोर वैल्यू देन रेडियस ऑफ द सेक्शन। देखिए ये क्वेश्चन वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब सॉल्यूशन देखेंगे आपको लगेगा बहुत आसान है, क्योंकि सेमी सर्कुलर केस के अंदर जो shear सेंटर होता है वो 4r अपॉन पाई होता है। जो सेंटर ऑफ सर्किल है उससे 4r, जैसे ये आपका सेमी सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, लेट्स से ये इसका सेंटर है, तो shear सेंटर यहां पे होता है, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है जो E है, और ये E जो है बेसिकली क्या है, 4r अपॉन पाई होता है जब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.27r जब इसको सॉल्व करते हैं, यानी 27% ज्यादा हो गया जो रेडियस है। सिंपल है, सो इट हैज 27% मोर वैल्यू देन रेडियस। तो करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। ओके, सो ये आज का जो क्लास है, ये क्लास 12 ये ओवर हो गई है, और आज के क्लास के साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, बट हम उसको 3-4 क्लासेस के अंदर पूरा उसको कवर करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो का जो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, तो इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच है, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह का किसी को डाउट हो, या आपको लगता है इस क्वेश्चन में इस तरीके से ना हो कि कुछ और चीज होनी चाहिए, तो यू कैन डिस्कस एनी टाइम, ठीक है ना। आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में आप इस चीज को बोल सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे बोल दीजिए, व्हाट्सएप पे बोल दीजिए, कहीं पे भी, ठीक। और लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ओके।